हेलो फ्रेंड्स, ये इस साल का पहला वीडियो है तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विश करके। पिछले 2 साल पैंडेमिक की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे हम सब के लिए, इसलिए इस नए साल में मैं विश करूँगा कि आप सभी को अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस मिले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने इस साल का पहला वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं उन शब्दों और चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो हमें यूएसए के रिलेटेड आमतौर पर खबरों में सुनने को मिलती है। क्योंकि ये चीज़ें दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, इसलिए मुझे लगा कि इन पे थोड़ा डिटेल में बात की जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका में ऐसा क्या है कि हम बाकी देशों को छोड़कर उसके बारे में जानें। तो यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा कि हम यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका तो 2 कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यूएसए नॉर्थ अमेरिका में स्थित एक बड़ा देश है, पर यही सोचने की बात है कि पूरे अमेरिका की पहचान ही यूएसए से होती है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसका जीडीपी लगभग $23 ट्रिलियन है, जहां की इंडिया का सिर्फ $3.25 ट्रिलियन। इसका मतलब इंडिया से लगभग 8 गुनी बड़ी इकोनॉमी। पर सिर्फ जीडीपी ही इसको स्पेशल नहीं बनाती। यूएसए के पास ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो शायद दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। पहला कि वहां की मार्केट या इकोनॉमी फ्री है। इसका मतलब वहां गवर्नमेंट का वहां की इकोनॉमी में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता। फिर वहां की इकोनॉमी दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमीज में से एक है। वहां एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है और बिजनेस स्टार्ट करना या चलाना बहुत ही आसान है। और सबसे बड़ी चीज कि दुनिया भर से टैलेंटेड लोग अमेरिका जाके उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला के नाम तो सुना ही होगा। एक और चीज जो यूएसए के बारे में स्पेशल है वो ये कि यूएसए की करेंसी यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब दुनिया के देशों के बीच में मैक्सिमम ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। भले ही यूरोप का यूरो या चाइना का युआन उसे हटाने की कोशिश में लगा रहता है, पर अभी तक वो दोनों सफल नहीं हुए हैं। तो यूएस इकोनॉमी का सेंट्रल पिलर है वहां की सेंट्रल बैंक, जो है फेडरल रिजर्व, या इसे शॉर्ट में फेड भी कहते हैं। ये इंडिया के आरबीआई की तरह है। इसका हेडक्वार्टर वहां की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। ये कितना बड़ा और इन्फ्लुएंशियल है, इसको हम इसी बात से समझ सकते हैं कि इसका बैलेंस शीट की वैल्यू $8 ट्रिलियन है और आरबीआई की बैलेंस शीट लगभग 800 बिलियन, जो कि फेड का 10% हुआ। फेडरल रिजर्व या फेड का काम दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स की तरह मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का ब्रॉड सेंस में मतलब है इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होगा उसे कंट्रोल करना। सभी सेंट्रल बैंक्स की तरह फेड की 3 बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहला कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट को मैक्सिमाइज करना, फिर महंगाई की दर को स्टेबल रखना और लास्ट में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल में रखना। फेड भले ही एक प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेटेड है, पर उसके मेंबर्स यूएसए की सरकार अपॉइंट करती है और फेड को उसकी जवाबदारी बनती है। आरबीआई के चेयरमैन की तरह फेड का भी एक चेयरमैन वहां के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अभी फेड चेयरमैन जेरोम पावल हैं। फेड एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये साल में जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसे इसे कंपल्सरीली वहां की सरकार को ट्रांसफर करना पड़ता है। अब फेड के बारे में समझने के बाद हम समझते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई, जिसे कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं। इसको सबसे पहले 1990s में जापान ने बहुत यूज किया और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएसए में भी इसका प्रचलन चालू हुआ। क्यूई का सिंपल मतलब है फेड द्वारा नया पैसा प्रिंट करके इकोनॉमी में डालना, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और रिसेशन ना आए। अब फेड नया पैसा इकोनॉमी में कैसे इन्फ्यूज करती है? वो पैसा प्रिंट करके हर किसी के अकाउंट में ट्रांसफर तो कर नहीं सकती, तो ऐसा वो बैंक्स और बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म यानी 10 से 20 साल का बॉन्ड खरीद के करती है। इससे वहां के बैंक्स और बिजनेसेस के पास पैसा आता है और वो फिर वहां की इकोनॉमी में अलग अलग तरह से इसे इन्फ्यूज करते हैं। फेड को क्यूई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी 0 के पास हैं और उसे और कम नहीं किया जा सकता। तो क्यूई ही एकमात्र ऑप्शन बचता है उनके पास। क्यूई करने से वहां इंटरेस्ट रेट कम ही रहता है,
क्योंकि मार्केट में इतना पैसा है कि जिसको भी पैसा चाहिए उसको आसानी से फेड से मिल जाता है। फिर क्यूई करने से फेड का बैलेंस शीट एक्सपैंड होता है क्योंकि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं। 2020 के मार्च में जब कोविड लॉकडाउन लगने लगे थे तब फेड ने अपना अब तक का सबसे बड़ा क्यूई प्लान अनाउंस किया। इसमें उसने 3 महीने के अंदर ही $2 ट्रिलियन पैसा मार्केट में पंप कर दिया और मार्च 2020 से अब तक टोटल $4 ट्रिलियन कर चुका है, जिससे कि उसकी बैलेंस शीट फरवरी 2020 में जो 4 ट्रिलियन थी अब वो 8 ट्रिलियन हो चुकी है। इसका मतलब उसने पिछले 100 साल में जितना पैसा प्रिंट किया था उतना ही पिछले 2 साल में कर दिया। लोगों और बिजनेसेस को फ्री में पैसे बांटे गए अलग अलग तरह से। इसका एक एग्जाम्पल है कि वहाँ वैक्सीन्स बहुत ऊंचे दामों में खरीदे गए और हर किसी को फ्री में दी गई। ऊपर से वहाँ वैक्सीनेशन लगवाने पे कैश वाउचर और लॉटरी टिकट्स भी बांटे जा रहे थे। अमेरिका में असली में पैसा पेड़ पे उगाया जा रहा था, और वो भी बरगद के पेड़ पे। पर ऐसे लिमिटलेस पैसा इकोनॉमी में पंप करने के दुष्प्रभाव भी होते हैं। उसमें सबसे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इन्फ्लेशन या महंगाई। महंगाई पैसे की वैल्यू को कम कर देती है, इसलिए आप इसे करेंसी टैक्स भी समझ सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पे पड़ता है। इन्फ्लेशन को नापने के 2 पॉपुलर पैमाने हैं। पहला CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI को मेजर करने के लिए एक बास्केट ऑफ गुड्स के प्राइस को ट्रैक करके उसे कंपेयर किया जाता है। कुछ क्रिटिक ये मानते हैं कि फेड CPI को कम दिखाने के लिए बास्केट के आइटम्स ही चेंज कर देता है। उसके बाद इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन से भी नापा जाता है। कोर इन्फ्लेशन CPI में से फूड और एनर्जी प्राइसेस को निकाल के बनता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट मानते हैं फूड और एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। क्यूई से होने वाले करेंसी डीबेसमेंट या करेंसी डीवैल्यूएशन को काउंटर करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बिटकॉइन का जन्म हुआ था, जिससे कि सेंट्रल बैंक और सरकार इररेस्पॉन्सिबली पैसा प्रिंट करके उसकी वैल्यू कम ना कर पाए। और यही क्रिप्टो करेंसी अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के लिए सरदर्द बन चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से उनकी मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल कम हो सकती है। फिर नेक्स्ट टर्म है टेपरिंग। टेपर का मतलब कम करना होता है। क्यूई के टेपरिंग का मतलब क्यूई को धीरे धीरे कम करते हुए उसे खत्म करना। टेपर करने में फेड अचानक से मनी प्रिंटिंग नहीं रोकता, बल्कि उसे एक लंबे पीरियड पे सिस्टमैटिकली कम करता है। तो इसलिए जब आप टेपर सुने तो इसका मतलब ये नहीं कि मनी पंपिंग खत्म हो गई है, पर कुछ टाइम बाद खत्म होगी और तब तक और भी ज्यादा नया पैसा मार्केट में आ चुका होगा। टेपरिंग से फेड मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने का सिग्नल देता है, और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको अब इतनी आसानी से पैसा नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट भी नीचे जा सकता है। अब इन्फ्लेशन से जुड़े हुए कुछ और वर्ड्स जो हमें सुनने को मिलते हैं। पहला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब वो स्टैग्नेंट है और ऊपर से महंगाई या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। ये सेंट्रल बैंक्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए अब वो पैसा पंप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। फिर है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन में आम लोगों को इन्फ्लेशन का असर कम दिखाने के लिए आइटम्स के दाम नहीं बढ़ाए जाते, पर उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी कम कर दी जाती है। इसका एग्जाम्पल है 10 रुपए की मैगी, जिसमें पहले 100 ग्राम मिलते थे, अब वो 12 रुपए में आपको सिर्फ 60 ग्राम ही देते हैं। फेड के चेयरमैन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी बातों का टोन कैसा था उसको डोविश या हॉकिश के टर्म्स में बताया जाता है। पहला है डोविश, जो कि डोव पक्षी से डिराइव हुआ है। डोव एक पालतू और हार्मलेस बर्ड है, कबूतर की तरह। डोविश टोन का मतलब है कि फेड इजी मॉनेटरी पॉलिसी रखेगा और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। फिर है हॉकिश। ये हॉक या बाज पक्षी से डिराइव हुआ है। इसका मतलब कि फेड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा और इकोनॉमी मनी सप्लाई को घटाएगा। इनके और भी वेरिएशन लोग यूज करते हैं, जैसे कि लेस हॉकिश, मोर हॉकिश, लेस डोविश, मोर डोविश। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी एक ट्रेन है तो यूएसए उसका इंजन है। यूएसए की इकोनॉमी और वहाँ के एक्शंस
हमारे देश को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा FDI और FII पैसा USA से आता है और USA हमारे एक्सपोर्ट्स का 20% शेयर भी देता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।